हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टर्म्स जो कि MH अब्राहम्स के बुक से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व क्या है, यह किस प्रकार का टर्म्स है, इसको किसने यूज किया और इसकी मीनिंग क्या है और ये कब पॉपुलर होता है। तो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व मीन्स यूजलेस, नॉनसेंस etc. And this term is derived from जीन पॉल एंड अल्बर्ट केमस। यह टर्म जो है जीन पॉल और अल्बर्ट केमस के द्वारा पॉपुलर हुआ है और इसका जो बेस्ट मीनिंग निकल कर के आता है वह है नॉनसेंस, यूजलेस। और अल्फ्रेड जेरी ने किस वर्क में इसे कंपोज करने का प्रयास किया है, यानी दिखाने का प्रयास किया है। तो अल्फ्रेड जेरी का एक महत्वपूर्ण वर्क है, वह भी फ्रेंच वर्क है, अबुराई, अबू द किंग। इस वर्क में इन्होंने थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को दिखाया है। और एक दूसरे महत्वपूर्ण ऑथर हैं जिनका नाम है फ्रेंच काफ्का। फ्रेंच काफ्का ने अपने दो महत्वपूर्ण वर्क में थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को दिखाया है, द ट्रियल और दूसरा वर्क है मेटामॉर्फोसिस। इस वर्क में इन्होंने थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को दिखाने का प्रयास किया है। और आगे बढ़ते हैं तो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व की जो मीनिंग है, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया, सेंसलेस ये होता है मीनिंग एंड यूजलेस। और इसको किस वर्क में दिखाने का प्रयास किया गया है, तो जो सैमुअल बकेट हैं, तो सैमुअल बकेट का वर्क है, उसमें इन्होंने इस टर्म को अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है। और इसके बाद बात करते हैं वेटिंग फॉर गोडो एंड इंड गेम। इस वर्क में भी थिएटर ऑफ ऑब्जर्व यूज़ किया गया है। यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण वर्क है जिसको कि सैमुअल बकेट के द्वारा लिखा गया, यानी वेटिंग फॉर गोडो एंड इंड गेम। जीन जेनेट ने भी थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है एकेडमिक नावल, यूनिवर्सिटी नावल और कैंपस नावल। यह कैसा टर्म है, आइए इसको समझते हैं। बस इसका मीनिंग थोड़ा सा याद रखेंगे, यानी कि एक ऐसा नावल जो कि किसी यूनिवर्सिटी में लिखा गया हो या फिर किसी कैंपस में। इस प्रकार के नावल को हम लोग क्या कहते हैं, एकेडमिक नावल या फिर यूनिवर्सिटी नावल या फिर कैंपस नावल। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। मोस्ट एकेडमिक नावल्स आर ह्यूमरस। जितने भी एकेडमिक नावल्स होते हैं वह ज़्यादातर ह्यूमरस हुआ करते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यह किसको एड्रेस करता है, यानी एकेडमिक नॉवेल्स हैव ऑन ओकेजन एड्रेस मोर सीरियस थीम इंक्लूडिंग पावर, सेक्स, क्लास एंड बैनिशमेंट एंड एग्जाइल। अर्थात यह नावल, इस नावल की थीम जो रखी गई है वो सेक्स, क्लास या फिर किसी
को कोई दंड दे दिया गया है या फिर एग्जाइल कर दिया गया है, यानी वनवास हो गया हो, तो इस प्रकार की थीम को दिखाने वाला नॉवेल होता है एकेडमिक नॉवेल। लिटरेरी पर्सन्स थे जिन्होंने एकेडमिक नॉवेल्स की थीम को दिखाने का प्रयास किया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण लेखक आते हैं या राइटर्स आते हैं, वो हैं जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का जो महत्वपूर्ण वर्क है मिडिल मार्च, और टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी का जो महत्वपूर्ण वर्क है वो ज्यूड द ऑब्स्क्योर। इस वर्क में इन्होंने एकेडमिक नॉवेल की थीम को प्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, यानी कि किसी भी नाटक में जो एक्शन होता है उसका जो मेजर डिवीज़न होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्ट। इन इंग्लैंड में इसे कैसे समझा गया है, तो दिस डिवीज़न वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हु इमिटेटेड एंशिएंट रोमन प्ले बाय स्ट्रक्चरिंग द एक्शन इनटू 5 एक्ट। जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने एक्ट को अपने प्ले में जो है कम से कम 5 एक्ट को दिखाने का प्रयास किया है, और आगे चलकर यह एक्ट जो है यानी लेटर इन 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी में यह जो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि 19th सेंचुरी में इसको जो है 4 एक्ट में दिखाया गया है, यानी 4 एक्ट में लिखा जाने लगा। फिर आगे चलकर धीरे धीरे कम होता है और कम होते होते और आगे बढ़ता है, जैसे 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में यह 3 एक्ट यानी कि 3 एक्ट में लिखा जाने लगा। यानी कि शुरुआती दौर पर जो ड्रामाज लिखे जाते थे उनमें कम से कम 5 एक्ट रखा गया। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में 4 एक्ट को, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में 3 एक्ट, फिर आगे चल के यह जो है 1 एक्ट प्ले भी बन जाता है। तो इस प्रकार से जैसे विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामाज लिखे हैं, चाहे मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है, सब में 5 एक्ट को ही दिखाया है। अब जो एक्ट होता है, एक्ट से थोड़ा सा छोटा माना जाता है, जिसको हम लोग सीन कहते हैं। एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन्स, यानी जो एक्ट होते हैं, एक्ट क्या होता है, एक्ट होता है वो सीन से बनकर मिलकर बना होता है। यानी कि जो सीन सबसे छोटा सीन है यानी दृश्य, फिर उसके बाद एक्ट, और फिर उसके बाद चल कर के आगे एक ले लेता है किताब का या किसी एस्थेटिक आइडियोलॉजी। एस्थेटिक आइडियोलॉजी क्या है, आइए इसे समझते हैं। एस्थेटिक आइडियोलॉजी वाज अ टर्म, यह भी एक टर्म है, अप्लाइड बाय द डीकंस्ट्रक्टिव थियरीज। यह जो है डीकंस्ट्रक्टिव थियरीज के लिए जो है अप्लाई हुआ है या उसी के द्वारा। एंड कुछ इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एस्थेटिक आइडियोलॉजी से आपका बना है एस्थेटिक मोमेंट, यानी एक ऐसा मोमेंट जिसमें सौंदर्य की बातें की गई है, उसे कहेंगे एस्थेटिक मोमेंट। और उस प्रकार की विचारधारा को देने वाला जो होता है वो है एस्थेटिक आइडियोलॉजी। ये ज़्यादातर जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसके लिए जो है जाना जाता है। तो ये टर्म है, एक फ्रेज है, एल आर्ट फॉर एल आर्ट, यानी इट मीन्स आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। यह यूपी के टीएसटी एग्ज़ाम में पूछा गया है।
और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एस्थेटिसिज्म वाज डेवलप्ड बाय बॉडलेयर। एस्थेटिसिज्म बॉडलेयर के द्वारा डेवलप्ड होता है। और इसका डेवलपमेंट पूछा जाए कि एस्थेटिसिज्म को सबसे ज़्यादा किसने डेवलप किया है या किसके द्वारा होता है, तो बॉडलेयर के द्वारा होता है।